370 हटने के बाद यहाँ बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा, ये सियासी जमातों ने कहा, कुछ लोगों ने भी कहा। आज उसके बाद डेवलपमेंट के हवाले से क्या सिनेरियो है भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस वक्त ऐसे लीडर्स हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो आज से 20 साल पहले दर्जी का काम करते थे, गोश्त लाद के कांधे पे बेचते थे, आज उनके पास इतना पैसा है कि पूरे कश्मीरी के पास 2019 के बाद अगर आप देखेंगे तो वो नए 3 पौधे जो है यहाँ पर हरे हरे हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर जो है उन्हें प्रोत्साहन दिए, वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उन्होंने कहा सभी कश्मीरी बिक गए। मुझे पता नहीं क्यों कश्मीरियों को इसके बारे में पूछा नहीं। मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी बिकने वाले नहीं, एक फोन के लिए बिक जाएगा। इस तरह का लेबल करना और युवाओं को गलत रास्ता दिखाना फारूक साहब की हम हालात की बात करेंगे। जब वहाँ के जो साबिक वज़ीर आज़म है वो अरेस्ट होते हैं तो बयानबाजी जो है वादी कश्मीर से भी शुरू हो जाती है। डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस नज़रिए को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। मैं इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हूं और आज हम बात सियासत के हवाले से करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करते हैं, नए मेहमानों के साथ हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वाकई में जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर की है वो कैसी है, अंदरूनी हालात जो इस सिस्टम के हैं वो क्या है। लेकिन आज हमारे मेहमान है जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी यूनिट है उसके स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी। उनसे हम आज जानेंगे कि जब हम बात करते हैं 370 और 35A के हवाले से तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां एग्जिस्ट जम्मू कश्मीर में करती है 370 से पहले और 370 के बाद क्या कुछ बदला, और पार्टी इस वक्त की नॉर्म्स पे और कहां इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट करती है। सर वेलकम आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। सवाल वही है जो मैंने किया कि पहले जब बात करते थे यहाँ और ये बताया जाता था कि 370 हटने के बाद यहाँ बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा, ये सियासी जमातों ने कहा, कुछ लोगों ने भी कहा। आज उसके बाद डेवलपमेंट के हवाले से क्या सिनेरियो है भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस वक्त कहाँ एग्जिस्ट कर रही है पार्टी? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर कश्मीर के साथ मैं पिछले 20-25 साल से और खासकर सियासी ढंग से वाबस्ता हूं तो मैंने वो सिचुएशन भी देखी है 5 अगस्त 2019 से पहले की और बाद की भी देखी। कश्मीर में जो आज तक दिक्कत रही वो यही दिक्कत रही कि चंद लोगों ने कश्मीर को और कश्मीरियों को उनका सौदेबाजी की और एजेंट बनकर रहे बीच में। यहाँ पर कुछ और बोलते थे, कश्मीरियों को कुछ और दिखाते थे और वहां पर कुछ और करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए खजाने खोल दिए आपने, लेकिन इससे पहले की सरकारें भी पैसे देती रही। अब पूछने की बात और जानने की बात लोगों से ये है, जो आज तक 50-60 साल जो पैसा आया सेंटर से वो कहाँ गया? क्योंकि किसी का कुछ नहीं बना, चंद परिवार है वही अमीर हो गए। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो मैं बार बार हर बारी कहता हूं और फिर से मैं रिपीट करता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे लीडर्स हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो आज से 20 साल पहले दर्जी का काम करते थे, गोश्त लाद के कांधे पे बेचते थे, आज उनके पास इतना पैसा है कि पूरे कश्मीरी के पास इतना पैसा नहीं है। तो उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई इतना पैसा आपके पास आया कहां से? 5 अगस्त 2019 के बाद यही चीज बदली है, अकाउंटेबिलिटी हो गई है। एक एक चीज का हिसाब किताब लोगों को लिया जा रहा है, जो पैसा आ रहा है वो लोगों के लिए खर्चा जा रहा है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आती है कि 4 चिनार जिसे कश्मीर की अजमत माना जाता था, उनमें से 3 चिनार सड़ गए, जबकि करोड़ों रुपया चिनारों के लिए, करोड़ों रुपए डलने के लिए आता रहा। और अब कहीं जाकर 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप देखेंगे तो वो नए 3 पौधे जो है यहाँ पर हरे हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर जो है उन्हीं पौधों की तरह आ रही है। तो यहाँ से पता लगता है कि 5 अगस्त 2019 के पहले क्या था और बाद में क्या था। अच्छा, अगर हम हालात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कल बड़ा बयान दिया कि यहाँ लड़कों, जो नौजवान लड़के हैं, उनको एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको फोन दिए गए हैं और पार्टी उनसे काम करवा रही है मुख्तलिफ जगहों पे। ये क्या बयान था? देखिए, फारूक साहब बड़े कदावार, बड़े सीनियर मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिए वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उन्होंने कहा सभी कश्मीरी बिक गए। मुझे पता नहीं क्यों कश्मीरियों को इसके बारे में पूछा नहीं। मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं कि कश्मीरी बिकने वाले नहीं, ना आज तक बिके, लेकिन कश्मीरियों का सौदा जरूर किया गया। अब सौदा कौन करता रहा? तो आजादी के बाद शेख साहब ने, मरहूम शेख साहब ने लोगों से चंदा इकट्ठा किया था कि मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके बाद फारूक साहब, ये जो सौदा यहाँ पर हुआ वो आपने जरूर किया, लेकिन पूरे कश्मीरियों को ये बात कहना ये बड़ी गलत बात है। दूसरी चीज, इन्होंने युवाओं को कहा कि आप सभी के सभी जो है एजेंसीज के लोग हो। अब एजेंसीज का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो फारूक साहब और दुल्लत जी जो थे वो जयवीरू की जोड़ी थी यहाँ पर सबसे ज्यादा एजेंसीज का कहीं पर जहां पर काम रहा। आज भी दुल्लत साहब सुबह उठने ब्रेकफास्ट से पहले फारूक साहब को फोन करते हैं। शायद उनके टाइम पे ऐसा कुछ होता हो। 5 अगस्त 2019 के बाद एक आम युवा को पता चल गया कि क्या सच है क्या झूठ है। इसीलिए अगर कोई
आर्मी की मदद करता है, कोई पुलिस की मदद कर रहा है, टेररिज्म के अगेंस्ट मदद कर रहा है, तो क्या वो एजेंसीज का आदमी हो गया? और क्या कश्मीर का युवा एक फोन के लिए बिक जाएगा? इस तरह का लेबल करना और युवाओं को एक गलत रास्ता दिखाना फारूक साहब को शोभा नहीं देता। फारूक साहब बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। फिर से एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये बात कहना बड़ी गलत है। तो क्या जैसे अगर हम हालात के हवाले से बात करेंगे, सरहद पार की हम हालात की बात करेंगे, जब वहाँ के जो साबिक वज़ीर आज़म है वो अरेस्ट होते हैं तो बयानबाजी जो है वादी कश्मीर से भी शुरू हो जाती है। डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस नज़रिए को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है वो हिस्सा रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आज की बयानबाजी जो कल से देखने को मिली, हमें भी सुनने को भी मिला टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबार के जरिए, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा इसमें एक चीज बड़ा दुख होता है सोचकर कि इतना दुख पाकिस्तान के लोगों को नहीं है पाकिस्तान में जो हो रहा है जितना दुख इन लीडरों को। अब इनको पूछे कि पाकिस्तान का दुख आपको इतना क्यों है? एक ऐसा नापाक मुल्क, अब आप किसी के घर पे अगर आग लगाओगे, किसी के घर पे षड्यंत्र करोगे तो अपना घर तो जलेगा। आज पाकिस्तान जो भुगत रहा है अपनी करनी का भुगत रहा है। कहते हैं फूल बबूल के तो आम कहां से काटोगे। आपने गलत किया, टेररिस्ट पाले यहाँ पर, पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर ये हाल किया, तो आज उनके ये हालात हो रहे हैं, सील हो रहे हैं। इनमें इनको तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अब अपने देश का, अपने लोगों का सोचें और इस चीज का सोचें। मकबूल शेरवानी को सजदा करें, मकबूल शेरवानी के लिए दुआ पढ़ें कि वो इंसान था जिसके कारण हम लोग बच गए। अगर मकबूल शेरवानी ना होता तो ये तो पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान बना होता, आज हमारा भी वही हाल होता जो आज पाकिस्तान का हाल है। अब पाकिस्तान के हालात देखिए कितने खराब है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था कि वहां पर अगर किसी की जवान बच्ची अगर फौत हो जाती है तो उसकी कब्र के ऊपर पिंजरा लगाकर उसे ताला मार के रखना पड़ता है। ये तो हालात हैं पाकिस्तान के। तो मैं तो बार बार मकबूल शेरवानी को जो है उसके लिए दुआ करता हूं कि उसके कारण हम लोग बच गए, वरना ये भी आज पाकिस्तान होता, वही हालत होता कश्मीर का जो आज पाकिस्तान का है। सियासत के हवाले से एक और बात करेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जब हमने सुना, बयानबाजियां सुनी हमने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं या जो दीगर सियासी जमातें हैं बीजेपी को छोड़ के, वो ये कह रही हैं कि यहाँ इलेक्शन का बिगुल तो बज नहीं रहा है। यहाँ मरकजी सरकार का ये कहना है कि यहाँ पहले पंचायती इलेक्शंस होंगे, यूएलबी होंगे, लोकसभा के इंतखाबात होंगे, लेकिन बीजेपी डर रही है यहाँ असेंबली इलेक्शन कराने में। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी ने तो चुनाव कराने नहीं, चुनाव कराने इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद ये जो पार्टियां, खासकर एनसीपीडीपी की अगर आप बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये पंच सरपंच के चुनाव, ये बीडीसी डीडीसी के चुनाव, क्या इनको चुनाव नहीं समझते? क्यों? कि इसके अंदर कोई मुफ्ती परिवार का आगे नहीं आएगा, या अब्दुल्ला परिवार नहीं आएगा, गांधी परिवार नहीं आएगा, एक आम गरीब का कोकरनाग, कुपवाड़ा, कोई शांगस, कोई वहां से उठ के किसी गरीब का बच्चा पंच बनेगा, सरपंच बनेगा, बीडीसी बनेगा, डीडीसी बनेगा, तो फिर इनके अब्दुल्ला खानदान का या मुफ्ती खानदान का क्या होगा? यही कारण था कि आपने इन बीडीसी और पंच सरपंच चुनावों से आपने बायकॉट किया था। अभी किस तरह की सियासत है? केवल मेरा ही परिवार आए, शेख साहब थे, फारूक साहब थे, उमर साहब थे, अगले आगे कोई और अब्दुल्ला साहब होंगे, मुफ्ती साहब थे, मैडम महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा, और आगे कोई और मुफ्ती जी होंगी। तो क्यों आपके खानदानों को, क्या पूरे के पूरे कश्मीर लोगों ने ठेका उठा के रखा आपका सबका? आने दे किसी गरीब के बच्चे को आगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 3 टायर सिस्टम रिस्टोर किया यहाँ पर, और जिन इंतखाबात का आपको बड़ा उत्सुकता से इंतजार है, जिसमें आपने हारना है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन वो भी कराने जा रहा है। क्या ये मान ले कि जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, जैसे कि आपकी पार्टी कह रही है, आपकी क़यादत भी ये कह रही है कि ये मान के चलें कि यहाँ की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने पिछले 70 सालों से लोगों को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ अपने ही जेबें, अपने ही घर भरे हैं, या अपने रिश्तेदारों को ही उन्होंने नौकरियां फराहम की हैं? या अब बीजेपी ये कह रही है कि हम इसमें ठीक करेंगे कि पहली सरकारों ने यहाँ कुछ नहीं किया? देखिए, कश्मीर के लोग तो हिसाब किताब लेंगे नहीं इनसे, पुरानी इन सरकार से, लेकिन बीजेपी, बयानबाजियों की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से, मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी इनसे हिसाब किताब जरूर लेगी, क्योंकि बीजेपी पूछेगी आपसे। मैंने पहले जिक्र किया कि काम को छोटा बड़ा नहीं होता। वो जो 2 नेता कांधे पे गोश्त और दर्जी का काम करते थे, उनके पास पैसे कहां से आए? मैं फारूक साहब और उनके खानदान से, आपके पास पैसे कहां से आए? मरहूम शेख साहब तो टीचर थे, फारूक साहब ने प्रैक्टिस की नहीं। उमर साहब का कौन सा बड़ा बिजनेस है, जरा मुझे बता दीजिए। आपके पास इतना पैसा, लंदन में घर, दिल्ली में घर, गुपकार पे घर, यहाँ पर घर, इतना पैसा आपके पास कहां से आया भाई? जरा दे लीजिए कश्मीर के लोगों को जवाब। तो इनके पास जवाब नहीं होगा इस चीज का। ये बेसिकली कश्मीरियों के हक का पैसा था, जो पैसा इन लोगों के पास चला गया। अब चंद खानदान अगर अपने लिए सियासत करना चाहते हैं और अभी भी लोगों को बरगला रहे हैं, और लोग अगर उनकी बातों में आ रहे हैं, और आज देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि फारूक साहब ने कह दिया सभी मुसलमान एजेंट बन गए। तो मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं, मुसलमान किसी का एजेंट नहीं, केवल अल्लाह मियां का एजेंट है। मेरे सभी दोस्त, मैक्सिमम दोस्त मेरे ऐसे हैं जिसे कहते हैं वो पूरा अपने मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो एजेंट केवल उस खुदा के हैं।
इनको बोलना कि आप सभी एजेंट बन चुके हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और लोगों को इसके ऊपर कम से कम पूछना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये बयान क्या सोच के दिए इन्होंने। आखिरी बात पूछूंगा आपसे कि G20 का बड़ा इजलास वैली में होने जा रहा है, एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, सभी लोग इसकी तुलना करते हैं यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है और क्या कुछ तैयारियां हो रही है G20 को लेकर जो यहाँ होने जा रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि तरक्की से हम लोग दूर रहे। 87 से पहले कश्मीर खुशहाल था, 87 के बाद आपने रिगिंग की और बंदूक दाखिल हो गई और जो सबसे पहले 5 गए थे वो पांचों के पांचों एनसी के वर्कर थे। तभी तो जो गवर्नर जगमोहन उन्होंने अपनी फ्रोजन टर्बुलेंस में लिखा कि फारूक साहब ने खुद कहा था अपने कार्यकर्ता को जाओ और बंदूक उठा के लाओ। 30 साल तक यहाँ पर खून खराबा हुआ, उस खून खराबे में सबके घर से कोई ना कोई जरूर एक मौत हुई है। इसका कौन कसूरवार है ये लोग बेहतर जानते हैं। अब जो अगर यहाँ पर अगर तरक्की का एक नए आयाम आ रहे हैं, आपके सामने 5 अगस्त 2019 के बाद देखिए करोड़ों के हिसाब से अब टूरिस्ट आना शुरू हो गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहली एफडीआई कश्मीर के अंदर 500 करोड़ से ऊपर की एमआर ग्रुप की आ रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ पर जो है प्लांट लगने जा रहे हैं। यहाँ पर कश्मीर को तो पूरे हिंदुस्तान को नौकरी देनी चाहिए थी, इन बेचारों के पास खुद नौकरी नहीं रही क्योंकि टूरिज्म के ऊपर कश्मीर चलता था, बंदूक के कारण, बम गोले के कारण यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते थे। अब जब यहाँ पर ये सब कुछ होगा, लोग आएंगे, टूरिज्म फैलेगा, तो ये कश्मीर आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट छोड़े, पूरे हिंदुस्तान को एम्प्लॉयमेंट देगा एक। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस अहम मुद्दों को लेकर ये कई सारी बातें थी जो हमने आज जान भी ली और लोगों तक ये भी पहुंचाई। अब इसके बाद सियासत का जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रुख होगा, क्या यहाँ इंतखाबात कराना लाजमी है या जो बयानबाजियां हो रही हैं उन पर जो है कमियां आएंगी, सियासी जो ये नुक्ते नजरिया हैं उनके हवाले से ये देखना बाकी रहेगा। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।